स्वागत है सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य में। आज की जो विषय है, आज के विषय के संबंध में आज मैं एक कुछ नया शुरू करने वाली हूँ, जो कि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं सभी के। तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हम जो देखते हैं, जो हिंदी में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं वो कहीं ना कहीं प्रमुख काव्य आंदोलन से और उनके प्रमुख कवियों से बनते हैं। तो मैं एक नया सेशन की शुरुआत कर रही हूँ, जिसमें हम काव्य के जितने भी प्रमुख आंदोलन हैं वो उसको हम एक सिरे से देखेंगे क्रमवार, और उसके जो भी प्रमुख कवि हैं जिनसे जुड़ी उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं, जो प्रमुख कृतियाँ हैं, उनकी पंक्तियाँ हैं, उसको एक सिरे से हम देखेंगे। इसकी शुरुआत मैं आधुनिक काल से कर रही हूँ, यानी भारतेंदु युग से। चूँकि काव्य आंदोलन तो पूर्व में भी बहुत चले हैं आदिकाल से, तो ये आदिकाल से जो रीतिकाल है इसका मैं बाद में सेशन लूँगी। इसके कारण जो है, मुख्य कारण वो ये है कि हमारे एग्जाम में जो भी प्रश्न आते हैं मुख्य रूप से आधुनिक काल से काव्य के आंदोलन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम उसको देखें तो हम उसका भी सेशन लेंगे मगर बाद में। लेकिन जो हमारे पास आधुनिक काल होते हैं भारतेंदु युग से लेकर प्रयोगवाद तक, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उनके कवियों से मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो हम आधुनिक काल को काव्य के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे, ना कि गद्य के परिप्रेक्ष्य से। तो हम शुरुआत करेंगे आज कि आधुनिक काल क्या है और इसके विभिन्न लोगों ने इसे क्या नाम दिया है, और इसके बाद के सेशन से हम भारतेंदु युग से जो चर्चा करेंगे, यानी भारतेंदु जी के नाम शुरू करेंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं आधुनिक काल क्या है। आधुनिक काल, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। इसे नवजागरण या पुनर्जागरण भी कहते हैं। जो सर्वप्रथम इसका जो पुनर्जागरण जो शब्द है, इसका प्रयोग फ्रांस में किया गया था। कुछ लोग नवजागरण और पुनर्जागरण को अलग भी बताते हैं। भारतेंदु युग इतना महत्वपूर्ण हमारे लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि जो एक लंबे समय से जो हमारी जो काव्य की परंपरा चली आ रही होती है, उसका उद्देश्य जो होता है वो कहीं ना कहीं समाज के प्रति उत्तरदायित्व जो होता है एक साहित्य का होना चाहिए। जैसे कि गुप्त जी ने कहा है कि केवल मनोरंजन न काव्य का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो जैसे कि उन्होंने कहा है, तो पहले की जो रचना थी उसका समाज के बदलाव उस साहित्य का लक्ष्य नहीं होता था। अगर एक दो रचनाकार होते भी थे, जैसे कबीर की हम बात करें, तो उनका साहित्य के जरिए जो है वो नहीं होता था। वो समाज को बदलना चाहते थे अपने विचारों से। उनके विचारों को किसी ने संग्रहित किया तो वो साहित्य में आ गया। लेकिन साहित्य को ही लक्ष्य बना के समाज को बदलना, ये किसी का परिप्रेक्ष्य नहीं रहा है, क्योंकि वो सारे लोग जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। जैसे कि उन्होंने स्वयं माना है कि उन्होंने कभी कागज़ कलम को नहीं छुआ है। तो ऐसे हम शुरू से देखते हैं कि जैसे कि हम सिद्धनाथ जैन लोग को पढ़ते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य अपने विचारों का प्रचार प्रसार करना था, ना कि साहित्य के जरिए समाज में बदलाव। ये जो कार्य हुआ ये भारतेंदु युग से मुख्य रूप से शुरू होता है। भारतेंदु जी, जिन्होंने भारतेंदु मंडल का गठन किया, उन्होंने अपने बहुत सारे रचनाओं के द्वारा, अपनी पत्रिकाओं के द्वारा और समाज को बदलने का प्रयास किया। हाँ, उस समय में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में रहा, जैसे ब्रज भाषा में और हिंदी में अंतर्विरोध रहा। इसी तरह राज्य में और देश की जो राष्ट्रीयता है इसकी सेवा में कहीं ना कहीं इन लोगों में थी रहा। लेकिन जो भी था उनका लक्ष्य जो रहा वो समाज को बदलना रहा साहित्य के जरिए से। इसलिए हमारे लिए भारतेंदु जी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत हम इसको और अच्छे से समझेंगे। तो जैसा कि शुक्ल जी ने कहा, इसकी जो महत्वपूर्ण बात थी, कहीं ना कहीं इसमें गद्य का आविर्भाव हुआ, और इसके जो शुरुआत है वो भारतेंदु जी ने किया। लेकिन हम गद्य की नहीं, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं काव्य की, क्योंकि हम काव्य आंदोलन देखने वाले हैं। तो पहले हम थोड़ा सा नवजागरण को समझेंगे। नवजागरण क्या है? तो रामविलास शर्मा जी ने इसे दो हिस्सों में बांटा है और बहुत अच्छे से इसे समझाने की कोशिश की है। वो पहले एक भाग में वो लोक जागरण यानी भक्ति आंदोलन कहते हैं इसे, और दूसरा हिंदी नवजागरण यानी आधुनिक काल को उन्होंने कहा है। वे लिखते हैं कि जो नवजागरण, वो कहते हैं कि जो नवजागरण है कि स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ, वो भारतेंदु युग में और व्यापक बना। उसकी साम्राज्यवाद विरोधी सामंत
साम्राज्यवाद विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में और पुष्ट हुई। फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर तथा उनकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई। निराला यहाँ मुख्य रूप से क्यों आए हैं, क्योंकि आपको पता है रामविलास शर्मा का जो महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो निराला की साहित्य साधना है। उनको जो यहाँ साहित्य में, जो हिंदी साहित्य में उनका जो स्थान सर्वोच्च रूप में आता है वो निराला की साहित्य साधना से आती है। और निराला के भी जो हम एक बहुत अच्छा रूप जो साहित्य में देख पाते हैं वो कहीं ना कहीं इसी रचना के जरिए देख पाते हैं, क्योंकि निराला का हमेशा से ही साहित्य में हमेशा से ही सब जगह से विरोध होता आया है। हम निराला को ऐसे कवि के रूप में जानते हैं जिन्हें उनके रास्ते भर में कभी भी ना किसी कवियों के द्वारा ना किसी अति के द्वारा सम्मान मिला है। इसलिए रामविलास शर्मा का उनके परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण कार्य रहा है। आगे रामविलास शर्मा जो जिन्होंने इसके बारे में बताया उस पर डॉक्टर मनोज पांडे ने लिखा है कि रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। इसी पर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृति के टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। तो यहाँ जो मैं कह रही हूँ ये मतलब ये नहीं कि आप सुनकर भूल जाइएगा, इसका अर्थ यह है कि ये सब 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, अर्थात ये सारे आपको ऑप्शन में डाले जा सकते हैं। चूँकि पहले जो होता था पैटर्न होता था उसमें एक पंक्ति दे दी जाएगी और लिखा जाएगा कि किस आलोचक की कथन है, ये जो कथन है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, मुख्य रूप से अब इसका जो पैटर्न चेंज हुआ वहाँ पर 2-4 आलोचकों का कथन दिया होगा और आपको ये देखना होगा कौन से किसका है, वो किसी और के नाम के साथ किसी और की पंक्ति दे देता है। तो यहाँ आपको ये चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। तो रामविलास शर्मा जो वो मानते हैं कि 1857 से आधुनिक युग की शुरुआत होती है, अर्थात जो 1857 में जो महत्वपूर्ण स्वाधीनता संग्राम हुआ था उसको मानते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो और आलोचक है वो मानते हैं कि भारतेंदु जी के जन्म से इसकी शुरुआत होती है। तो हम इसी को अपना लक्ष्य मानेंगे कि हाँ यही है, यही से मानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण लोग जो इसकी समय सीमा की बात करते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे प्रथम यहाँ रामचंद्र शुक्ल की बात करेंगे। इन्होंने इसे नई धारा का प्रथम उत्थान कह के संबोधित किया है। इनका ये 1868 से 1893 तक को मानते हैं। मिश्र बंधु 1869 से यानी 1869 से मानते हैं 1888 तक। राम कुमार वर्मा 1870 से 1900 तक को मानते हैं। रामविलास शर्मा 1857 से 1900 तक को मानते हैं। तो भारतेंदु के पूर्व भी कहीं काव्यधारा चलती रही थी। तो थोड़ा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भारतेंदु युग जो है उन्होंने काव्य आंदोलन में जो समाज का जो अच्छाई था, जो भला था वो तो किया, लेकिन उनके काव्य की जो भाषा रही वो ब्रज ही रही थी। वे जो आज हमारी भाषा खड़ी बोली है वो उससे नहीं जोड़ पाए थे। उन्होंने गद्य में इसे अपनाया था, पर काव्य में वो रीतिकाल से आ रही परंपरा ब्रज भाषा को ही अपनाते रहे थे। इसके लिए कुछ लोगों ने इसे द्विवेदी युग में आकर अपनाना शुरू किया था। तो हम देखते हैं कि जो ब्रज भाषाएं थी उस ब्रज भाषा में कितने लोगों ने और क्या क्या महत्वपूर्ण रचनाएं की है। तो हम इस भारतेंदु युग में हम बहुत सारी चीज़ देखते हैं, जैसे कि हिंदी को खड़ी बोली को स्थापित करने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे संस्थाओं ने अपना आंदोलन चलाया, जिसमें हम देखते हैं आर्य समाज जो कि सबसे आगे बढ़ चढ़ कर आता है, क्योंकि उनका लक्ष्य था, उन्होंने हिंदी को ही अपनी भाषा के रूप में स्वीकारा था। दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे। और इसी तरह हम आगे देखते हैं प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, ये समाज की रूढ़ियों को ख़त्म करने के साथ साथ जो परंपरा से चली आई रूढ़ियाँ तो उसे ख़त्म करने के साथ साथ अपनी एक भाषा को अपनाना, क्योंकि किसी भी समाज से, किसी भी लोग से जुड़ने के लिए उस समय की जो भाषा है उसे भाषा को पकड़ना पड़ता है, और भाषा वहाँ की जो लोकेलिटी होती है उसे पकड़ना पड़ता है। जब तक हम उसकी भाषा में नहीं ढलेंगे तब तक हम उस तक अपने विचारों को नहीं पहुँचा पाएंगे। तो उन्होंने एक भाषा हिंदी को अपनाने का विचार किया। तो इसी तरह हम देखते हैं कि ये जो महत्वपूर्ण संस्थाएं रही इनका हिंदी की ओर प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण नाम आता है, तो जिसमें आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन,
प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज। ये सब पे हम डिटेल में अगले सेशन में चर्चा करेंगे। और जो कुछ महत्वपूर्ण है उसमें इस मिशनरियों का बहुत रहा है, उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, तो उसके लिए भी हिंदी भाषा को ही अपनाया, क्योंकि उस समय में हिंदी, उर्दू, ब्रज 3 तरह की भाषाएं थी। ब्रज साहित्यिक भाषाएं थी, पर बोलने के लिए उर्दू और खड़ी बोली चल रहे थे, पर उर्दू का जो सर्वस्व था वो ज़्यादा था। और क्योंकि कारण इसका यह था कि वो लोग जो थे वो अपना प्रचार प्रसार अच्छे से भली भांति अपने स्थायित्व को जमाना चाहते थे, तो वो कर रहे थे। और हमने अपने साहित्य में ब्रज भाषा को अपना लिया था, इसलिए हम खड़ी बोली को ज़्यादा नहीं महत्व दे रहे थे। पर इसका आंदोलन शुरू हुआ और लोगों ने उसे अपनाना शुरू किया, उसके प्रति अपनी जागृति दिखाई। तो अपनी जागरूकता को दिखाते हुए अब आगे हम भारतीय युग की जो महत्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ है उसको हम देखेंगे। तो भारतीय युग का ही आधुनिक काल बात ही होगी। तो यहाँ राष्ट्रीयता की भावना को हम देखते हैं। हालांकि इसमें राज्य मिति में और राष्ट्रीयता में दोनों अंतर्विरोध रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा राष्ट्रीयता भी रही है। जैसे कि बहुत सारे कवियों ने अपनी अपनी रचना में इसे दिखाया है। तो जैसे कि प्रेम घन का आनंद अनुरोध, ये राष्ट्रीय भावना को समर्पित एक रचना था। भारतेंदु की विजयनी विजय वैजयंती, प्रताप नारायण मिश्र का महापर्व, राधा कृष्ण दास का भारत मासा जैसे शीर्षक जो रहे हैं, ये सब उनके राष्ट्रीय भावना को जागृत समाज के प्रति दिखाते हैं। इसी तरह यहाँ श्रृंगारिकता भी रही है। भारतेंदु युग में कवियों ने श्रृंगार का विशद वर्णन किया है। राधा कृष्ण के प्रेम लीलाओं का चित्रण इस युग के कवियों ने नायक नायिका के रूप में किया है। भारतेंदु जी ने अनेक रचनाएं जैसे प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी आदि श्रृंगार का विशद वर्णन हुआ है। उन्होंने वो राधा जी के भक्त थे, जैसे ऐसा माना जाता है कि उन्होंने राधा वाला संप्रदाय से काफ़ी वो प्रभावित थे, तो राधा जी को अपने आराध्य मानते थे। आगे प्रकृति चित्रण, तो भारतेंदु युगीन कवियों ने प्रकृति का स्वच्छंद रूप में चित्रण किया। वसंत, वर्षा, शरद आदि ऋतुओं का सुंदर व मनोहर चित्रण किया। चांदनी रात में गंगा, यमुना, सरस्वती का जीवन चित्रण किया। भारतेंदु के वसंत होली में वसंत ऋतु तथा चंद्रावली नाटिका में यमुना का सुंदर वर्णन है। यहाँ हम गद्य का सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ हम इसके प्रवृत्तियों को देख रहे हैं, इसलिए। अगर हम बात करें तो प्रकृति चित्रण में उस समय में जो महत्वपूर्ण आते हैं वो ठाकुर जगमोहन सिंह होते हैं। उन्होंने विंध्य पर्वत का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, वो आप उनकी रचनाओं में देख सकते हैं। समाज की दुर्दशा का चित्रण तथा सामाजिक चेतना इसमें रही है। कवियों ने सामाजिक जीवन की उपेक्षा न कर जनता की समस्याओं के निरूपण की ओर पहली बार व्यापक रूप से ध्यान दिया। भारतेंदु युग में नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, अस्पृश्यता आदि को लेकर जो सहानुभूतिपूर्ण कविताएं लिखी गई, उनके प्रतिपाद्य की नवीनता ने सहृदय समुदाय को विशेष रूप से आकृष्ट किया। मध्यम वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण किया, तो दूसरी ओर रूढ़ियों का विरोध करते हुए विकास चेतना की आकांक्षाओं को भी अभिव्यक्ति थी। तो जैसा कि मैंने कहा, इस समय की जो सबसे बड़ी जो जागरूकता और रही है कवियों की, वो समाज के प्रति उनके उत्तरदायित्व को समझना, कि जैसे कि साहित्य का लक्ष्य केवल मनोरंजन नहीं है, ये समझना इस बात की उस समय की सबसे बड़ी देन रही है। जैसे कि उन्होंने नारी शिक्षा को भी किया, विधवाओं के दुर्दशा को किया, क्योंकि उस समय में बहुत ज़्यादा एक समाज की रूढ़ियों को जो परंपरा से चली आती है उसे तोड़ने का आंदोलन चल रहा था उससे पूर्व से ही। जैसे कि सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह को लेकर, क्योंकि विधवाओं पे बहुत ऐसा नहीं था कि उसके बाद शोषण खत्म हो गया था। हम महादेव वर्मा की रचनाओं में देखते हैं कि विधवा पर शोषण लगातार आगे भी जारी रहे थे। तो कुछ चीज़ें जो बहुत सदियों से चली आ रहे थे उसे एक केवल आंदोलन खत्म नहीं कर सकता था। जैसे सामाजिक आंदोलन, साहित्यिक आंदोलन, कहीं ना कहीं बहुत सारे आंदोलन जब मिलेंगे तब उस रूढ़ी को कहीं कम कर पाएंगे। ख़त्म हम उसे कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि 1856 में ही एक एक्ट आता है जहाँ विधवा पुनर्विवाह आ जाता है, पर और 1828 से 29 के करीब में ही एक एक्ट आता है जहाँ सती प्रथा को ख़त्म कर दिया जाता है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। सती प्रथा को तो फिर भी मान सकते हैं, पर उनका जो मुख्य लक्ष्य रहा था वो कहीं ना कहीं यातना देना रहा था, और जब समाज यातना देने की सोचता है वो इतनी आसानी से अपनी इस सोच को ख़त्म नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ें, इतने सारे एक्ट आने के बावजूद भी हम देखते हैं कि 1907 के समय में उन्हें महादेवी जी का जन्म होता है, बाल विवाह से वो पीड़ित होती, बाल विवाह जो होता है उनका, और वो अपनी
रचनाओं में दिखाती है कि उसके बाद की रचना में जो विधवाओं पर प्रताड़ना होती है वो दिखाती है। इस संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण रही है लेखिका जिनका नाम हम नहीं जानते हैं, कारण कि उस समय में महिलाएं अपना नाम समाज में नहीं देते थे जल्दी, क्योंकि वो अपनी रचना तो करती थी पर उन्हें कहीं ना कहीं समाज की यातनाएं और समाज में बदनामी का एक डर होता था। उस पर जितने अज्ञात महिला के नाम से जाना जाता है, तो उन्होंने कहा था कि सती प्रथा तो समाज से ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन विधवाओं को ऐसी मानसिक यंत्रणाएँ दी जा रही हैं कि वो नित्य नित्य ऐसी यातनाएँ दी जा रही हैं कि वो कहीं ना कहीं एक बार ना मर के रोज़ घुट घुट कर मरने के लिए विवश हो चुकी हैं। इससे हम उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं कि वो एक विधवा जीवन को बताती हैं कि पहले पतियों के मरने पर स्त्रियों को उसी समय सती कर दिया जाता था, पर जब ये समाज इसके खिलाफ हुआ, समाज का एक हिस्सा इसके खिलाफ हो गया, तो कुछ लोगों ने इसके विपरीत इसके अलग एक और यातनाएं जो तैयार की, वो ये कि उसे विधवा रूप में ऐसी ऐसी प्रताड़नाएं दी जाए कि उसका जो जीवन है वो कहीं ना कहीं एक दंड बन जाए। इस तरह उन्होंने यहाँ वो कहना चाहते थे। आगे हम देखते हैं नारी शिक्षा। तो नारी शिक्षा के संबंध में भी बहुत सारे आंदोलन हुए, इसे लेकर तब जाकर हम नारी शिक्षा को आज देख पाते हैं कि नारी शिक्षित हो पा रही हैं। इसके लिए बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, उस समय में भी हुआ। पर ये ध्यान रखिएगा कि भारतेंदु जी ने जिस नारी शिक्षा की ओर ध्यान लक्ष्य किया था, वो सामाजिक शिक्षा नहीं था, वो केवल संस्कारिक शिक्षा था। संस्कारिक शिक्षा का तात्पर्य ये होता है कि उसे गृहिणी के रूप में किस तरह कुशल रहना चाहिए, उसे वो कैसे एक अच्छी गृहिणी बन सकती है, इस चीज़ की शिक्षा की ओर ध्यान दिया था। ना कि समाज की दायित्व की, समाज में उसका जो स्थान है, उसके अस्तित्व है, उस शिक्षा की ओर नहीं ध्यान दिया था। ये बात बहुत महत्वपूर्ण रूप में आती है। कुछ लोग शिक्षा से समझते हैं कि ये उन्होंने शिक्षा की बात की थी, नारी शिक्षा की, तो नहीं, उन्होंने केवल गृह शिक्षा की कि कैसे एक स्त्री कुशल गृहिणी बन सकती है, इस शिक्षा की बात की थी। ये बात आपको हर जगह नहीं बताई जाएगी, ये बात स्त्री विमर्श की बात होती है। जब आप स्त्री विमर्श पढ़िएगा, स्त्री अस्मिता पढ़िएगा, तब आपको यहाँ वहाँ वो पढ़ने की बात मिलेगी कि हाँ, भारतेंदु जी ने किस तरह की शिक्षा की बात की है। तो मैं आपको ये बता देना चाहते थे कि उन्होंने नारी के किस तरह से शिक्षा की बात की है। आगे उन्होंने ये बात की है कि भारत जो कहीं ना कहीं अंग्रेज के शासक से, अंग्रेज की जो शोषण व्यवस्था से दूषित हो चुका है, उसे अपने भारतवासियों को जगाने का उन्होंने अपने साहित्य के जरिए प्रयास किया था। तो हम कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर एक और चीज़ रही है, हास्य और व्यंग। उन्होंने अपने ही लोगों पर, यानी उनका कुछ लक्ष्य जो रहा था कि जो अपने ही समाज के लोग, जो कुछ अंग्रेजों के साथ मिलकर कुछ अपने सोच से, अपनी कुछ सोचों से विवश होकर, या पर जो भी हो, अपने ही से लोगों की भलाई नहीं देख पा रहे हैं, वो अपने स्वार्थवश कहीं ना कहीं अपने देश को बेचने के लिए भी तैयार हो गए हैं, झुकने को भी तैयार हो गए अंग्रेजों के सामने। उन लोगों पर और कुछ अंग्रेजों पर हास्य व्यंग भी उन्होंने किया है। उसके जरिए उन्होंने कहा है, बहुत सारी बातें रचनाकारों ने कही है। तो आगे हम कुछ महत्वपूर्ण कवियों को देखेंगे, जिनमें भारतेंदु जी, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, बाल मुकुंद गुप्त, अंबिकादत्त व्यास आदि रहे हैं। तो इन लोगों की जो महत्वपूर्ण कृतियाँ रही हैं, उपलब्धियाँ रही हैं और जो पंक्तियाँ रही, इसकी चर्चा हम अलग अलग करेंगे एक एक बार में। आज के लिए इतना ही। मैं समझ पाती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्चुअली आधुनिक युग क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा, किस लिए हम इसे आधुनिक कहते हैं। आधुनिक में आपको पढ़ने को बहुत कुछ मिलेगा कि आपने भारतेंदु युग पढ़ लिया, उनके कवियों को पढ़ लिया, उनकी रचनाओं को पढ़ लिया, लेकिन आधुनिकता से क्या तात्पर्य है ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि आज आप एक लाइनर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उसके आगे चलकर आपको इसके वैचारिक पर ध्यान देना ही होगा, तभी आपका समझ विकसित होगी। तो इस आधुनिकता का अर्थ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह ये आधुनिक थी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में हम भारतेंदु जी को देखेंगे।